नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर आइजॉल में एक समारोह में असम राइफल्स की भूमि मिजोरम सरकार को की हस्तांतरित। कहा 30 से 35 साल पुरानी मांग आज मोदी सरकार के नेतृत्व में हुई पूरी। असम में लाचित बरफुकुन पुलिस एकेडमी का भी किया उद्घाटन। मतदाता सूची को अपग्रेड करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बुलाई बैठक। यूआईडीएआई के सीईओ के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव और विधायी विभाग के अधिकारी भी होंगे बैठक में शामिल। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला। टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा 4% आरक्षण। भाजपा ने कहा राहुल गांधी के इशारे पर कम्युनल और वोट बैंक की राजनीति को दिया जा रहा है नया आयाम। तेलंगाना में 6 महिला नक्सलियों समेत 64 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक एसीएम सदस्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में थे सक्रिय। और चेन्नई के थायूर में रेल मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की गई महत्वाकांक्षी हाइपरलूप परियोजना का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण। परियोजना से ट्रेनों के संचालन में काफी मदद मिलेगी और ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा सकेगा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 32 से 35 साल पुरानी मांग आज मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरी हो गई है। यह हस्तांतरण असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अमित शाह ने भविष्य के विकास के लिए स्थानांतरण के महत्व और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। समझौते के अनुसार असम राइफल्स अपने 23 सेक्टर मुख्यालय खाटला और राजभवन के पास तुई खुट लॉन्ग में डीआईजी आवास को बरकरार रखेगी। और अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से मिजोरम का ये चौथा दौरा है। लगभग 35 साल से मिजोरम के विकास के लिए, आइजोल के विकास के लिए विशिष्ट प्रकार की टोपोग्राफी के कारण, जगह की कमी के लिए बहुत समय से ये मांग थी कि आसाम राइफल को यहां से स्थानांतरित कर इंटीरियर में भेजा जाए। और आज लगभग 30-35 साल पुरानी ये मांग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण आज समाप्त होने जा रही। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के विकास में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। आजादी से 2014 तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने 21 बार नॉर्थ ईस्ट का टूर किया था और मोदी जी अब तक 78 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए। हर क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में विकास तो हो ही रहा है, परंतु साथ में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभूतपूर्व शांति स्थापित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर के विकास की दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं।
मिजोरम की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 502A पर एक पैकेज 1 और पैकेज 3 को शुरू करना, 1742 करोड़ से आइजोल और कोलोसिब जिलों में नेशनल हाईवे 6 पर 4 लेन रोड का निर्माण करना, 1600 करोड़ से आइजोल टुईपंग नेशनल हाईवे 54 को डबल लेन करने का काम, एयरवेज के में 10 हेलीपैड 2 करोड़ की लागत से हमने बनाए, 5000 करोड़ की लागत से बैराबी सैरांग रेलवे को हमने शुरू किया है, 600 करोड़ रुपीस की लागत से 164 बेड सुपर स्पेशलिटी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर आज मिजोरम में बन रहा है, 314 मोबाइल टावर लगाकर मिजोरम में एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम, मोबाइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज असम में लाचित बरफुकन पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असम पुलिस एकेडमी को 5 साल में देश की नंबर 1 एकेडमी बनाने का लक्ष्य है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में श्री पेरम्बदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सुविधा में विस्तार परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि श्री पेरम्बदूर के पास पिल्लई पक्कम और मानालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore. One at Pillaipakam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. और वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन काफी बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात सामग्री बन गई है। When our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he took the responsibility of the country, that time electronics manufacturing was a very small industry. Today, electronics has become the second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. और वहीं तेलंगाना के कोठागुडेम पुलिस मुख्यालय में चलाए गए एक अभियान के तहत 64 माओवादी सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 महिला भी शामिल हैं। ये सभी बीजापुर और सुकमा जिले के सदस्य हैं। माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक ACM सदस्य हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सदस्यों को दी जा रही पुनर्वास सुविधाओं से आकर्षित होकर माओवादियों के विभिन्न कैडर हथियार छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में ही इन 64 सदस्यों सहित 122 प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के
सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करना है। समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया और तय किया गया कि KTPP अधिनियम में चालू विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को संभावित उसी सत्र में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की थी कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के 4% ठेके अब श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। भाजपा की कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये सब राहुल गांधी के इशारे से हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। द BJP would like to emphasize categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। Rahul Gandhi needs to explain his extraordinary fondness for Vietnam. और कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने राज्य में मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की है और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर नहीं निकाला गया और काम आवंटित नहीं किया गया तो आरक्षण का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर ये सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी ये बताया गया है कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में देश के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के प्रोटोटाइप मॉडल का निरीक्षण किया। भारत ने हाई स्पीड ट्रैवल की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आईआईटी मद्रास में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। ये तकनीक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भविष्य में दिल्ली से जयपुर जैसी लंबी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय किया जा सकता है। ये टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इसकी लंबाई 422 मीटर है। ये टेक्नोलॉजी निर्वात ट्यूबों में विद्युत चुंबकीय तरीके से तैरने वाले पॉड्स का उपयोग करती है, जिससे फ्रिक्शन और वायु प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। इससे ये लगभग मैक 1.0 की गति तक पहुंचने में सक्षम होती है। वहीं इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का शिक्षण संस्थान मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफ़ी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इनोवेशन पे जोर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे जोर देने के कारण इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है मोदी जी ने। ये उसी थॉट प्रोसेस का, उसी फिलॉसफी का हिस्सा है। चेन्नई के थायूर के डिस्कवरी सेंटर में आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप परियोजना विकसित की है। रेल मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से आईआईटी मद्रास ने अपने कैंपस में यह हाइपरलूप तैयार किया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी विजयनाथन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में इस परियोजना की जानकारी दी। इससे अंडरग्राउंड ट्रेनों के संचालन में काफी मदद मिलेगी और ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। मद्रास के द्वारा हमारा देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रखा है। ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में हम हाउ फार हम पहुंच गया, आज क्या क्या हम करना चाहते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट है हमारे लिए। रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है अभी तक। इसी में 3 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक रेल में एक पॉड जाते हैं, वो उसमें हम वो ग्राउंड में रेल है, उसके ऊपर हमारा पॉड जाएगा और उसका स्पीड अभी 200 किलोमीटर हो जाएगा। और उसी में हम मैग्नेटिक लेविटेशन करके वो पॉड को ऊपर रख के उसको उस स्पीड में हम 400 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हैं। और इस ट्यूब को हम वैक्यूम करते तो ये लेविटेशन के साथ 600 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। अभी आप 420 मीटर्स का एक टेस्ट ट्रैक बना है। इसी में लास्ट मंथ फरवरी मास में हम इंटरनेशनल एशिया फर्स्ट हाइपरलूप इंटरनेशनल कंपटीशन भी हुआ है यहाँ। आज मंत्री जी से ये 3 डेमोस हम करेंगे। ये प्रोजेक्ट, ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसको टाइमलाइन? हाँ, टाइमलाइन तो है। अभी 2 मास में, अभी मई एंड हम लेविटेशन के द्वारा कर सकते हैं। अभी जून और जुलाई, मिड जुलाई में हम इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेट ट्रैक है। अभी ये कर्व और हाइट एल्टीट्यूड के लिए ऊपर चढ़ना, फिर ब्रिंगिंग डाउनवर्ड्स, इसी प्रकार का 2 कुछ
टेस्ट भी करना है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 15.26 अरब डॉलर बढ़कर 653.96 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये बीते 2 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.78 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे ये 638.69 अरब डॉलर रह गया था। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए बाजार में किया गया हस्तक्षेप था। सितंबर 2024 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का श्रेय 28 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 10 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा विनिमय को दिया जा रहा है। इसके तहत रिजर्व बैंक ने रुपए के बदले अमेरिकी डॉलर खरीदे थे, जिससे बाजार में तरलता बढ़ी और मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। इसरो ने LVM-3M6 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति के लिए सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका परीक्षण किया गया। प्रत्येक मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के लिए स्वीकृति के भाग के रूप में हॉट टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। LVM-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की ओर से विकसित एक 3 चरणीय मध्यम उठान प्रक्षेपण यान है। इसरो के अनुसार ये परीक्षण विधि क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति परीक्षण के लिए आवश्यक सेटअप समय और प्रयास को काफी कम कर देती है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से डिलीवरी में मदद मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। भाजपा ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पर तमिलनाडु राज्य विपणन निगम और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही ईडी की छापेमारी से ध्यान हटाने के लिए त्रिभाषा नीति और अन्य मुद्दों पर निराधार अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, ईडी ने डिस्टिलरी से रिश्वत के रूप में भुगतान किए गए 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने सिस्टम में हेराफेरी करके अपनी पार्टी के खजाने को भरने के लिए आम लोगों को लूटा है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को कहा कि उन्हें इन रिश्वत को पाने वाले लोगों का नाम का खुलासा तमिलनाडु की जनता के सामने करना चाहिए। अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें खुद से ये भी पूछना चाहिए कि क्या उन्हें तमिलनाडु के सीएम के रूप में बने रहने का नैतिक अधिकार है। भाजपा ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु में 17 मार्च 2025 को चेन्नई के एगमोर में थलमुथु नटराजन मल्लिगई में TASMAC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया आह्वान किया और भाजपा ने तमिलनाडु के लोगों से अपील की है कि वे इस भ्रष्ट डीएमके सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ें। The investigation is happening on day 1, day 2, day 3. We all have sources, like media has got source. I also have my source. That is why it is over 1,000 crore. I believe it is multiple 1,000 crore. It is over 1,000 crore. Transport scam, liquor scam, one scam after the other, every single scam is involved. And he is the kingpin. And Supreme Court has questioned whether he has got the moral right to continue as a chief minister, as a minister in the state, because chief minister has kept his post warm. And he has given to him right after he came out of jail. If there is one guy who cannot talk about political probity, it is Mr. Senthil Balaji, whom I keep calling liquor minister. So this scam is much bigger than Chhattisgarh, much bigger than Delhi.
I'm sure ED will do a good job. They have to do a good job. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आईफा आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सरकार इसे बड़ा आयोजन बताने में जुटी है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें शाहरुख खान के अलावा कोई फर्स्ट ग्रेड का कलाकार नहीं आया। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड बताकर उनका अपमान किया। टीकाराम जूली ने कहा कि माधुरी दीक्षित का दौर अब खत्म हो चुका है, अब वो सेकंड ग्रेड की अभिनेत्री हो चुकी हैं। टीकाराम जूली के बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी टीकाराम जूली के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि आखिर पता नहीं जूली कौन से विशेषज्ञ हैं जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड तय कर रहे हैं। अनुभव कब से होने लग गया है? वो एक्ट्रेस के बारे में ए ग्रेड बी ग्रेड देने लग गए। ये प्रशिक्षण उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर लिया? ये सर्टिफिकेट वो देने के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया होगा, विश्लेषण किया होगा कि एक्ट्रेस को भी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड वो दे सके। ये जूली साहब की और वो परीक्षण क्षमता वो जाने। और वहीं टीकाराम जूली को अपनी ही पार्टी कांग्रेस में विरोध झेलना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर कहा कि हमें कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। फिल्मी दुनिया में कलाकारों का कोई अलग दर्जा नहीं होता, सभी कलाकार समान होते हैं। एक्टर जो भी आए हैं उन सबका हमें स्वागत करना चाहिए। उसमें कोई दर्जा नहीं होता भाई ये सीनियर है या जूनियर है। वो तो एक फिल्मी दुनिया है। फिल्मी दुनिया के अंदर तो कलाकार कलाकार ही होता है। मैं तो कलाकार कोई हो, उन सबका मैं सम्मान करता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।